चलिए बच्चों, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेफेन बोल्ट्जमैन लॉ। अब ये लॉ क्या है, पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर आ जाओ, फिर आप ये याद कर लोगे खुद ब खुद। क्या आपको याद है आर क्या हुआ करता था? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, रेडियंट पावर। आर यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, आर यहां पर रेडियंट पावर है। कौन है? नहीं याद आ रहा है? आर का फॉर्मूला याद कीजिए, बोलो बोलो। क्यू अपॉन एटी। क्या फॉर्मूला था? क्यू अपॉन एटी। तो इसको हम लोगों ने बोला था अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या ऐसे भी बोला था पावर रेडिएट पर यूनिट एरिया। दो डेफिनेशन था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अच्छा। तो यहां पर जो रेडिएंट पावर है ना, वो जो बॉडी है, जो हमारे पास हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है, उसके स्टेफन बोल्ट्जमैन क्या बताते हैं कि जो रेडिएंट पावर है वो टेम्परेचर के रेस टू फोर्थ पावर, कितना पावर? फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फोर्थ पावर के। तो हो गया, ये कौन है? रेडिएंट पावर है। ये कौन है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, उसका कितना पावर? फोर्थ पावर के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी को अगर लफ्जों में बोल देंगे तो हमारा लॉ हो गया। आ जाइए देखिए, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया कौन है? आर है। आर का डेफिनेशन याद करो, सेकंड वाला क्या था? पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। भूल गए ना? हाँ, याद दिलाऊं? याद दिलाऊं, इसी के ऊपर ही है, थोड़ा थोड़ा ऊपर। ठीक है, आर का फॉर्मूला हमारे पास था क्यू अपॉन एटी। इसको बोलते थे हीट एरिया टाइम, हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। या इसकी जगह पर याद है मैंने बोला था पावर होता है, तो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, ये कौन होता है? आर होता है। आप इसको डायरेक्टली रेडिएंट पावर भी बोल सकते थे ना, एमएससी पावर भी बोल सकते थे। याद है आर का दो नाम था, रेडिएंट पावर या एमएससी पावर, और उसका डेफिनेशन अपन ने बात की। तो ये जो नाम बोला है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला है, तो आर ही को कह रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो, द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, दिस इज कैपिटल आर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कितना? फोर्थ पावर। और यहां पर अपन अभी फिलहाल ब्लैक बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी बॉडी हुआ तो वहां पर आपका एमिसिविटी ई भी आता है। तो अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे आएगा। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो यहां पर इक्वल और सिग्मा, इक्वल और कौन आता है? सिग्मा आता है। यहां पर सिग्मा का नाम क्या पड़ेगा? स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है ना, तो स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या नाम है? ये सीमा का नाम क्या है? स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी आपको याद रखना, जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं ना, सबकी वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू है 5 6 7 10 का पावर 8, 5.67, 10 का पावर 8, लेकिन माइनस होगा। हो गया ना? तो सीमा की वैल्यू याद करना बहुत ही आसान है, 5 6 7 10 का पावर 8 और माइनस याद रखने का। समझ गए? तो 5.67 10⁻⁸ इजीली याद हो जाएगा सीमा की वैल्यू। ठीक है, तो सीमा आसान है, सीमा को समझना बहुत आसान। ओके ठीक है, अच्छा इधर पे जरा चेक करते हैं बच्चों, ये सीमा का यूनिट कैसे आया, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, फिर डायमेंशन भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। T⁴ अगर इधर आता है, T⁴ अगर, तो ये R अपॉन क्या हो जाएगा? T⁴, और यहां पर कौन बचेगी? सीमा बचेगी। अच्छा, ये R का यूनिट अगर आपको याद होगा, तो एक पावर वाला यूनिट क्या था? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये वाला चेक करो, ये पावर का यूनिट होता है वॉट, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो R का यूनिट हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर, और अपॉन में टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, तो केल्विन रेस टू क्या हो गया? समझ आ रहा है? अब ये अपॉन में किधर चला जाएगा? ऊपर। तो आपका क्या बन जाएगा यूनिट? जरा चेक करना बच्चों, वॉट, मीटर स्क्वायर भी ऊपर आ जाएगा, तो मीटर -2 और
केल्विन ऊपर जाएगा तो -4, जरा चेक करना। वॉट मीटर रेस टू -2, केल्विन रेस टू -4। सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है बच्चों। किसके अकॉर्डिंग होता है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलो इसका डायमेंशन सॉल्व करें क्या बच्चों? डायमेंशन सॉल्व करें, आ जाओ इसको डायमेंशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके डायमेंशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास सीमा का फॉर्मूला बना है R/T⁴, सही है। इसका यूनिट मैंने वॉट वाला लिखा है, खैर मैं यूनिट आपके सामने अभी लिखता हूं, वॉट और अपॉन में मीटर स्क्वायर हो जाएगा और केल्विन रेस टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। क्या आपको और पता है वॉट इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं हम लोग? जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। तो इधर पे वॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ जूल और अपॉन सेकंड, तो ये मीटर स्क्वायर सेकंड आ गया और यहाँ पर केल्विन रेस टू 4। चलो अब डायमेंशन लिखो। जूल तो एनर्जी का है भाई, ये एनर्जी का क्या बताया था याद करो। डायमेंशन 212 LMT 212 लास्ट में माइनस, वेरी गुड। तो यहाँ पर L2 M1 T-2। ठीक है बच्चों, मीटर स्क्वायर L2 सेकेंड रेस टू 1 T1 K रेस टू 4। तो यहां पर जो है ना आप या तो केल्विन इस्तेमाल करते हैं या तो थीटा इस्तेमाल करते हैं, टी इस्तेमाल नहीं कर रहे, टी इज फॉर टाइम। तो टेम्परेचर के लिए आप या तो थीटा इस्तेमाल किया करते हैं या तो के ही इस्तेमाल करते हैं, केल्विन का के ही इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टूड? तो यहां पर के रेस टू क्या हो जाएगा? अच्छा ये तो इससे कट जाएगा कि नहीं? टी ऊपर जाएगा तो पता है -1 और -2 क्या हो जाएगा? ये के ऊपर चला जाएगा तो L 0 हो गया, M1 हो गया, T-3 और K -4 हो गया। समटाइम कुछ बुक्स में आपको ये थीटा भी यहां पर लिखा होता है, तो टेम्परेचर का थीटा भी लिखा जाता है समटाइम डायमेंशन। हाँ, याद रहेगा सभी बच्चों को? ओके, तो डायमेंशन हो गया मेरा 0 1 3 4। क्या हो गया? सीमा का डायमेंशन क्या है? 0 1 3 4 और लास्ट में दोनों माइनस सिग्मा। हाँ, सीमा में ऐसे ही बोलता हूं। ओके, आगे बात करते हैं। तो अभी तक के एपिसोड में बच्चों आपने देखा कि प्रोपोर्शनलिटी हटा, इक्वल आया और सीमा आई। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? सीमा T⁴। ये ब्लैक बॉडी के लिए बात किया मैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक बॉडी के लिए बात करूं तो R इज इक्वल टू सीमा T⁴ ही रहेगा। लेकिन ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हम लोग बात करें तो R इज इक्वल टू ई सीमा T⁴ होगा। बोले सर कैसे आ रहा है, हम लोग डायरेक्ट रट्टा मार ले क्या इसको? बच्चों रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आओ मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पे लेके चलता हूं। कौन बताएगा मेरे पास जो ई हुआ करता था, ई उसका फॉर्मूला क्या होता था? ई का फॉर्मूला बताएंगे क्या हुआ करता था? देख सकते हो फिलहाल अपन। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आर अपॉन क्या हुआ करता था बच्चों? आर भी हुआ करता था। अच्छा, ये ऑर्डिनरी बॉडी का है ना आर, और ये ब्लैक बॉडी का है, तो इसको अगर यहां भेजूंगा तो आर का फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा? ई इंटू आर बी। सही है बच्चों? अच्छा, ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ में? सीमा T⁴। क्या है? सीमा T⁴। तो किधर था रे इतना देर? सीमा की कहानी खत्म हो गई, अभी आ रहा है तू। ए क्या हो जाएगा बच्चों? ई सिग्मा T⁴। तो आपको ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए समझ में आया कि आर का फॉर्मूला किस तरीके से बना बच्चों? कहां से बना ये फॉर्मूला? ई का फॉर्मूले से। याद आ रहा है? ठीक है, तो ये जो एक्चुअल में ये अपना आरबी है, कौन है ये? आरबी है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अगर आप डेफिनेशन में देखोगे तो वहां पर बताया हमने कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए आपका आर क्या होगा? सीमा T⁴ होगा। कोई ऑर्डिनरी बॉडी के लिए बस याद रखो आर इज इक्वल टू यहां पर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। और कैसे आ गया वहां बता दिया मैंने एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो जब भी देखोगे नोट्स तो ऐसे ही लिखोगे जैसा लिखा हुआ है, लेकिन वीडियो देखकर आप ध्यान रखना कि किस तरीके से हमने इसको निकाला हुआ है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों? नेट लॉस या नेट गेन की अपन बात करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है,
अब वो ऑर्डिनरी भी हो सकता है या तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी हो सकता है, या तो राज हो सकता है या तो रोशन भी हो सकता है। ऑर्डिनरी बॉडी भी हो सकती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा सुनो, अगर कोई कोई भी दोनों में से कोई भी बॉडी है, अगर उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है, समझ आ रहा है? मतलब आप एक लोहे की गेंद ले लो, उसको हीट करो, उसको क्या करो, गैस पे एकदम हीट करो, और उसके बाद क्या करो, ऐसे सराउंडिंग में छोड़ दो, ऐसे रख दो, क्या होगा, धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होएगा उसका। क्यों टेम्परेचर कम होएगा? क्योंकि वो हीट रिलीज करेगा, रेडिएट करेगा। क्या एब्जॉर्ब नहीं करेगा सराउंडिंग से? करेगा, लेकिन ज्यादा, हाँ ज्यादा रिलीज करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके अंदर आपको हीट लॉस होने वाला है या गेन होने वाला है? हीट लॉस होने वाला है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या था, ज्यादा था। तो हमने वही कंडीशन लिया हुआ है, तो नेट लॉस बात करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने क्या किया, एक लोहे की गेंद लिया, इसको फ्रीजर में डाल दिया, एकदम ठंडा हो गया, है ना? अब उसके बाद आपने क्या करा, इसको ऐसे ही सराउंडिंग में रख दिया। अब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या है, कम है। क्या होने वाला है? हाँ हाँ, तो ये हीट रिलीज भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, लेकिन ज्यादा क्या करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। तो यहां पर नेट लॉस नहीं होगा, नेट गेन होगा। कुछ आई बात समझ में, लॉस और गेन की कहानी? अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है, तो नेट लॉस, गेट लॉस नहीं, नेट लॉस होगा। ठीक है, दोनों चीजें होने वाली है, वो देगा भी और लेगा भी, लेकिन ज्यादा देगा, इसलिए नेट लॉस होगा। तो अपने को यही फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अच्छा, if these bodies are kept in surrounding of lower temperature T naught, then सुनो बात को, क्या मतलब समझ में आया? these body बोले तो ये और ये, ठीक है, रोशन, राज, इनको अगर सराउंडिंग में रखा जाए, कितना खुश हो रहा है, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर इन बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, सराउंडिंग में रखते हैं, जिसका टेम्परेचर क्या है, T नॉट है, और वो कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, हाँ लो है, तो मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हाई। तो ऑर्डिनरी का भी हाई है और ब्लैक बॉडी का भी क्या है, हाई, सराउंडिंग से। तो अब क्या होने वाला, सुनो, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपका आर है। बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग, स्टेफन बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला था, आर इज इक्वल टू सीमा टी रेस टू 4, ये इतना रेडिएट करेगा, है ना? अच्छा, ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी करेगा ना, लेकिन याद रखना, जो ये एब्जॉर्ब करेगा हीट, वो कौन से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। किस पे? जो ये रेडिएट करेगा ना, ये खुद के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जो एब्जॉर्ब करेगा वो खुद के टेम्परेचर पे नहीं, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्योंकि उस केस में कौन रेडिएट कर रहा है, सराउंडिंग रेडिएट कर रहा है, तो वो किसके पास आएगा, तो टेम्परेचर किसका होना चाहिए, सुनो बात को, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये किस पे डिपेंड करेगा, सराउंड। इधर पे टी नॉट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टी नॉट किसका टेम्परेचर बताया मैंने, सराउंडिंग का टेम्परेचर। क्या ये दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस समझ आया? जो बॉडी हीट रेडिएट करेगा वो खुद के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जो एब्जॉर्ब करेगा वो किधर से आ रहा है, सराउंडिंग से, सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये भी आर है, ये भी आर है, लेकिन ये बाहर निकालने वाला है और ये एब्जॉर्ब करने वाला, लिखा है देखो मैंने वहां पर। अच्छा, नेट यहां पर आपको पता है ना कि ये टी जो है वो ज्यादा है, ये वाला क्या है, कम है, तो इन दोनों टर्म में बड़ा ये होगा ना, और ये क्या होगा। तो जब आपको नेट निकालना है, और पहली बात, लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, लॉस या गेन, लॉस हो रहा है, तो दिस माइनस दिस कर दूंगा, नेट लॉस इज इक्वल टू सीमा टी रेस टू 4 माइनस सीमा टी नॉट रेस टू 4। दोनों में कॉमन कौन है, उसको बाहर निकालना है, घर के बाहर निकाल देने का, टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। बोलो, इतनी कहानी समझ आई बच्चों? अरे बोल दो। हाँ, यहां पर भी, यहां पर और यहां पर क्या डिफरेंस है आपको पता है, यहां सिर्फ ई आ जाता है, यहां पर क्या आ जाता है, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या आ जाता है बच्चों, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू व्हाट, ई सीमा टी रेस टू 4,
और यहाँ पर एब्जॉर्ब वाले में क्या आ जाएगा, ई सीमा टी नॉट रेस टू 4। जब आप नेट लॉस की बारे में बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला ये वाला ज्यादा होगा ना, ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, ठीक है। तो ई सीमा टी रेस टू 4, दोनों में कॉमन ई सीमा है, बाहर निकाल देने का टी रेस टू। क्या ये समझ आ गई कहानी, ठीक है। अगर मैं किसी बॉडी को सराउंडिंग में रखता हूं ऑफ हायर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर क्या है, हायर है, तो आप बताइए ये एक्सप्रेशन इसको क्या लिखना चाहिए और ये एक्सप्रेशन में क्या चेंज हो जाएगा। हाँ, इसको नेट गेन लिखना पड़ेगा मुझे, क्या लिखना पड़ेगा, और यहां पर क्या चेंज हो जाएगा, ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा ना, तो आप बड़ा माइनस छोटा करोगे, प्लस नहीं हो जाएगा। लॉस निकालना अपने को, चेंज निकालना, माइनस करना है, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा, तो इधर क्या चेंज हो जाएगा बताओ, टी नॉट रेस टू 4 माइनस टी रेस टू 4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। यहां पर भी सेम कहानी घटेगी। आई होप यहां पर ये चीजें समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों मीन फ्री पाथ, इसको टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करना और इसको भी चैप्टर हमारा फिनिश बराबर। ओके, तो मीन फ्री पाथ किसको कहते हैं, आ जाओ थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। ये डायग्राम देख रहे हो बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है ना बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ चुका है। फॉर्मूला, अच्छा एक जो कंटेनर याद है हम लोग ने जब प्रेशर एक्सप्लेन किया था, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। हीलियम गैस रहेगा तो एटम्स है, हाइड्रोजन है तो मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा, ये क्या होता है बच्चों, ये आपस में ना जब ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं, रुके हुए नहीं रहते, ये रैंडमली क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। तो कोई ऐसे भाग रहा है तो कोई ऐसे भाग रहा है, ऐसे। तो जब ये मूव करते हैं तो किसी ना किसी को रास्ते में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो टकराने को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं, कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। अब यहां पर व्हाट इज मीन फ्री पाथ, सुनो बात को। मान लीजिए यहां से एक पार्टिकल चला, यहां से चला, यहां पर किसी से मान लो टकरा चुका, वो टकराने के बाद यहां पहुंचा, यहां पर किसी और दूसरे पार्टिकल से टकराया, उसका रास्ता बदल गया, है ना। तो ये एक कोलिजन हुआ, यहां पर किसी से टकरा के यहां पहुंचा, ये दूसरा कोलिजन हुआ। तो दो कोलिजन के बीच का ये डिस्टेंस हो गया, इसको आप मान लीजिए लंगड़ा 1, लैम्डा 1। अच्छा, यहां से टकरा के यहां पहुंचा, यहां से किसी और से टकरा गया, हाँ ठीक है। फिर इसका रास्ता बदल गया, ये यहां पहुंचा, यहां किसी और से टकरा गया, फिर इसका रास्ता बदल गया, यहां पहुंचा, यहां किसी और से टकरा के ऐसे चला गया, यहां किसी और से टकरा के ऐसे चला गया, यहां टकरा के फिर मान लो इधर पे यहां पर किसी से टकराने वाला है। तो लाइन वाइज अगर आप देखोगे, लंगड़ा 1, लंगड़ा 2, लंगड़ा 3, लंगड़ा 4, लंगड़ा 5, लंगड़ा 6, लंगड़ा 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगी कहानी, है ना। अच्छा, क्या ये सारे डिस्टेंस जो दो कोलिजन के बीच में आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये सारे बराबर है क्या, नहीं, सारे बराबर नहीं, कहीं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, कहीं तो छोटा हो गया, ठीक है। अब इन सारे डिस्टेंस का हम लोग एवरेज निकालेंगे, क्या करेंगे, एवरेज, सारे बड़े छोटे मीडियम, ठीक है, सारे डिस्टेंस का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। इसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ कौन है, एवरेज डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा एवरेज डिस्टेंस है, बिटवीन टू कोलिजन, जो टू कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका एवरेज निकालेंगे तो पता चलता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है, जहां पर पार्टिकल फ्री होता है, जहां पर पार्टिकल क्या रहता है, फ्रीली मूव कर रहा है ना, ये दो कोलिजन के बीच में, उसके उसमें कोई टकराव नहीं है, ठीक है। तो इसको एवरेज डिस्टेंस को बोलते हैं, याद रखिएगा। किसको, अभी डेफिनेशन में टिक मार्क कराता हूं, ये मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट क्या है। सारे लंगड़े का मैं एवरेज निकालूंगा, और एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता है, सबका सम करके, ठीक है, डिवाइड बाय कितने डिस्टेंस है वैसा, ठीक है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो एवरेज डिस्टेंस है ना बच्चों, ये नीचे देखो फॉर्मूला आपको दिया है, अगर आप गौर से देखोगे तो पहले तो मैं डी के साथ क्या है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है,
देख रहे हो, ठीक है। और इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, लेकिन ये कौन सा डेंसिटी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। रो मतलब कौन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये दो चीज के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको देखो नीचे हाथ रहा, अंडर रूट 2 पाई दिखाई दे रहा होगा इसके अलावा, ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो प्रैक्टिकल करके आता है वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपका फाइनल फॉर्मूला बनता है बच्चों 1/√2 पाई, ब्रैकेट के बाहर डी स्क्वायर है ना, ठीक है। और आपका यहां पर कौन है, n/v कौन है, मैंने बता दिया, रो है, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, रो इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने यूनिट वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। नहीं आई बात समझ में, नंबर डेंसिटी है ये, कितने नंबर होंगे, मास डेंसिटी नहीं है, नहीं तो मास अपॉन वॉल्यूम होता। तो आपको याद रखना है लेमडा और क्या नाम है, अच्छा ये डी कौन है, ठीक है। तो डी कौन है, जो मॉलिक्यूल अपन बात कर रहे हैं ना, जो जा रहा है, मूव कर रहा है, उसका डायमीटर है। डी कौन है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू ये वाला नहीं है, वो तो ये उसका एवरेज, इन सबका एवरेज निकालूंगा तो ये मिलेगा, ठीक है। आप सुनो, आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि अगर मॉलिक्यूल मेरा बहुत छोटा है, मॉलिक्यूल क्या है, बहुत छोटा है, तो डायमीटर क्या होगा उसका, बहुत, डायमीटर अगर कम है उसका, तो यहां पर मुझे बताओ कि ये टकराएगा ज्यादा या कम टकराएगा, कोलिजन क्या होगा, नहीं सोचो, गौर से सोचो, गौर से सोचो बच्चों। अभी फॉर एग्जांपल अभी आप लोग का जितना साइज है, ठीक है, इसमें अगर आप रैंडम मोशन करने लगेंगे तो बड़ा साइज है, टकराएंगे ज्यादा। लेकिन अगर मैं आपको एकदम छोटा सा बना दूं ऐसे, है ना, सबको छोटा छोटा कर दूं, तो कोलिजन के चांसेस क्या होंगे, कम। अब अगर कोलाइड आप कम करोगे, मतलब आपका लेमडा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेमडा क्या है, दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस होता है। तो जब आपको साइज छोटा कर दूंगा मैं, तो टकराने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लेमडा बढ़ जाएगा। तो लेमडा और डी में क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है नहीं समझे, लेमडा और डी में, डी कौन है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, और लेमडा कौन है, दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस होता है, ये एवरेज वाला है। तो एवरेज जो है ना बच्चों वो बढ़ जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा देता हूं, साइज बढ़ा दे, फॉर एग्जांपल आपका साइज में जूम करके ऐसा बढ़ा दिया, और आपको रैंडम मोशन, तो यहां पर कोलिजन के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो जब ज्यादा कोलिजन होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, मीन फ्री पाथ वाला कम हो जाएगा। तो डी और लेमडा में रिलेशन समझ आया, इनवर्स रिलेशन। अच्छा एक और बात लेमडा, ये रो के साथ क्या रिलेशन, रो कौन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, रो कौन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। सोचो अगर यूनिट वॉल्यूम में मान लो दो ही मॉलिक्यूल है, कितने हैं, दो मॉलिक्यूल है, तो यहां पर कोलिजन क्या होगा, चांसेस, कोलिजन के चांसेस कम। अब कोलिजन कम होगा तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। तो क्या रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अगर मान लो यूनिट वॉल्यूम में मैं 1000 मॉलिक्यूल डाल दूंगा यूनिट वॉल्यूम के अंदर, तो कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो लंगड़े की वैल्यू क्या होगी, कम। तो इनवर्स रिलेशन है, ये ज्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा, ये कम रहेगा तो ये ज्यादा रहेगा, तो ये इनवर्स रिलेशन है। बस आपको ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो फाइनल फॉर्मूला जो मीन फ्री पाथ का है उसको याद रखेंगे, वो है लेमडा इज इक्वल टू, डेरिवेशन नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले का मीनिंग समझ लेना है कि इसमें रिलेशन किसके साथ क्या है। चलो फॉर्मूला सभी बच्चे याद कर लेंगे, लेमडा इज इक्वल टू, ये बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, ठीक है, 1/√2 पाई, 1/√2 पाई डी स्क्वायर और n/v, n/v की जगह रो भी हो सकता है आपका ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा आप इसका डेफिनेशन कहां देखोगे, फॉर्मूला हाईलाइट कर लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में, इसको अपने नोटबुक में भी इंक्लूड करना, हाँ डेफिनेशन यहां पर अच्छे से दिया हुआ है, ये देखो ये रहा, द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय, या ट्रेवल्ड बोल सकते हो आप, बाय अ मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। कर लोगे या यहां से देख लो, यहां से
यहां से इट इज कन्वीनियंट एंड यूजफुल टू डिफाइन मीन फ्री पाथ। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं बच्चों। हाँ, ये देखो यहां से मीन फ्री पाथ, जिसको लंगड़ा बोलते हैं, ठीक है, इज डिफाइंड एज, ठीक है, इज डिफाइंड लिख दो, उसके बाद यहां से लिखा हुआ है एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द मॉलिक्यूल विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। समझ गए बात को? और बाकी जो इनवर्स और डायरेक्ट सॉरी दोनों का इनवर्स रिलेशन है उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन है, वो डायरेक्ट याद रखना है अपने को, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं। सभी बच्चे हो गया? डेफिनेशन क्या है? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवर्स या ट्रेवल्ड भी लिख सकते हैं आप, बाय अ मॉलिक्यूल विद कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव मतलब क्या होता है? एक के बाद एक आने वाले। सक्सेसिव क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव, एक कोलिजन हुआ उसके बाद नेक्स्ट कोलिजन। ऐसा नहीं कि एक कोलिजन और आप कोई भी कोलिजन, तीसरा चौथा पांचवा, वैसा नहीं। सक्सेसिव मतलब एक कोलिजन हुआ उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, इनको सक्सेसिव कोलिजन बोलते हैं। यकायक होने वाले, एक के बाद एक होने वाले, इनको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो जो डेफिनेशन में वर्ड पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, यहां पर बच्चों हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम लोग